हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। कसरत इसके लिए मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं और पिछले साल के पेपर्स को सॉल्यूशन लेकर आए हैं। और 2021 में पिछले साल कोविड की वजह से पेपर्स नहीं हो पाए थे, तो बाद में कुछ पेपर बना के कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम दिए थे, मतलब एग्ज़ाम हुआ था। तो टोटल 2 सेट बनाए गए थे पिछले साल के लिए, और ये दोनों सेट आपको मिल जाते हैं राजीव बंसल की जो किताब आ रही है, ठीक है, इसमें आपको मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए 2020 शुरू हो जाता है और सेट नंबर 1। तो 2020, 19, 18, 17 ये सब हमने हल करा कर रख दिया है। आप हमारे चैनल पर उस वीडियोस को देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जा कर के आप देख सकते हैं। और आज हम इन पेपर्स को शुरू करने वाले हैं। भाई 2 पेपर्स हैं, 2 दिनों में एक एक वीडियो के करके ये आ जाएंगे। पूरे क्वेश्चंस का हल, पूरे एक सेट का हल आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इसमें विशेष जानकारियों के साथ में। देखिए ये पेपर जो हुआ था वो 2 घंटे 15 मिनट का हुआ था। आमतौर पे 3 घंटे 15 मिनट का होता है, पर ये कोविड की वजह से जब मतलब रीशेड्यूल हुआ था तो उसकी वजह से पूर्णांक आपका 70 ही है। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आई हैं, दिशा निर्देश के हिसाब से ये कुछ बदलाव किए गए थे। तो कुछ नंबर्स के थे कि क्वेश्चंस में ऐसे करना था कि प्रथम जो बहुविकल्पी प्रश्न है 6 खंड में से 3 खंड को हल कीजिए और सब 2-2 नंबर के 6 नंबर दे दिए जाएंगे। दूसरा का प्रश्न अतुल्यगोत्री है, इसमें 4 खंडों में से 2 ठीक करना था। तीसरे के प्रश्न और चौथे प्रश्न में वो प्रश्न में 3 में से क्या करना था, 2 खंड करना था। जो भी है 2-2 खंड करने थे। और 5वें और 6ठे में भी 2-2 खंड करने, 2-2 प्रश्न करने थे। 7वें प्रश्न में टोटल 2 प्रश्न दिए गए होते हैं, 2 खंड दिए होते हैं, उसमें से 1 खंड हल करना था। और ऐसे करके आपको पूरा पेपर मिल जाता है। मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत प्यारा पेपर। पैटर्न वही पूरा रखा गया था, बस ये निर्देश थोड़े से बदल दिए गए थे और 2 घंटे 15 मिनट के हिसाब से बता दिया गया था कि कुछ पार्ट को कम कर दिया गया था। और अब हमें क्या करना है कि हम इस वीडियो में हर एक प्रश्न को विधिवत समझेंगे, पूरी तरीके से समझेंगे और उनके प्रश्नों के उत्तर भी निकालेंगे। ओके, तो जैसे कि हम पहले प्रश्न को करने वाले हैं। भैया देखिए यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न होता है और बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करने के लिए आपको पूरे क्रियाविधि क्यों नहीं लिखना होता है, सीधा आंसर लिख देना होता है और बात खत्म हो जाती है। तो जब भी प्रश्न हल करना होगा तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या हम लिखेंगे, ठीक। फिलहाल तो हम प्रश्नोत्तर संख्या डाल रहे हैं। ये प्रश्नोत्तर संख्या 1 आ जाएगी और का नंबर प्रश्न चलने वाला है। का नंबर प्रश्न को हल करने के लिए पूरे प्रश्न को उतार लेना है और उसका सही उत्तर जो भी होगा नीचे लिख देना होता है। तो फिलहाल हम यहाँ पे प्रश्न को देखते हैं कि कहा गया है कि यदि समीकरण 3x² + 12x + c = 0 के मूल समान है तो c का मान ज्ञात कीजिए। मूल समान होने की स्थिति कब होती है? जब द्विघात समीकरण में b² - 4ac बराबर क्या मिल जाता है, 0, तभी मूल समान होते हैं। अब यहाँ पे आपको डिटेल्स में नहीं जाना है कि कैसे इसको हल करना होगा, जब उन प्रश्नों की बात आएगी तो हम हल करेंगे। फिलहाल हम केवल आंसर पे आना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे b की जगह पे अपना 12 है, वो हमने 12 रख दिया, स्क्वायर माइनस 4, a की जगह अपना 3 है, 3 रख दिया। c की जगह क्या है, c ही है, वो तो हमको निकालना है, बराबर 0 हो गया। 12 बराबर में 144 होता है, माइनस 4 × 12c हो रहा है, बराबर 0। 144 उधर भेजा जाएगा या फिर 12c को ही इधर भेज दो भैया। तो 144 बराबर आपको मिल जाएगा 12c। 12 से इसको भाग करेंगे, 12 बराबर में 144 होता है, तो c बराबर आपको दिखाई दे रहा है 12। तो इस प्रकार से तीसरा वाला विकल्प हमारा सही हो गया। और प्रश्न को ऐसे ही करना है। हालांकि हम और तेज़ी से कर सकते थे इस प्रश्न को, पर हमने समय लिया काफ़ी। अब खा नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं कि यहाँ पे त्रिभुज ABC में AB 5 है, BC 12 है और AC 13 है, और तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। अगर आपको ध्यान हो कि भाई बात ये होती है 5, 12 और 13, 5, 12 और 13, ये क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। 13 में 69 होता है, क्या होता है,
169 होता है, और जो हमारा दिया गया है 12 उसका होता है 144, ठीक है, और 25 का होता है, 5 का होता है 25। अगर इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 169 मिल जाता है। तो ये पाइथागोरस त्रिक है। और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, उसके सामने AC है, AC के सामने वाला कोण जो है B वो समकोण होगा, और यहाँ पे 90 अंश। और एक छोटी सी बात बता दो जो मज़ेदार भी है कि इस प्रश्न को हल करते वक्त आप कोई और भी सूत्र लगा के, कोई से भी और सूत्र लगा के कोई अन्य कोण नहीं निकाल पाएंगे कि 45, 60 या फिर 120 ही निकाल पाए, तो ऐसा हो नहीं पाता है। केवल ये 90 हो पाता है, या फिर 90 नहीं हुआ तो कोई भी नहीं हो पाता है। तो ख नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा आपका 90। आप चाहे तो चित्र भी बना सकते हैं, कह सकते हैं कि ये 12 हो गया, ये 5 हो गया, और ये हो गया 13 के सामने वाला, ठीक है, ये 13 के सामने वाला जो कोण होगा वो समकोण होगा। तो ये ऐसी स्थिति रहेगी इस प्रश्न को हल करने की। जो ग नंबर प्रश्न है ये क्या है, एक अच्छा प्रश्न है, इसमें काफ़ी विचार करने वाली बात आती है। कहा गया है कि sin 2a बराबर है 2 sin a, यानी कहा गया है sin 2a बराबर 2 sin a, तो a का मान क्या होगा। अब इस प्रश्न को हल करने के लिए हमारे पास कई तरीके हो सकते हैं, और एक विधिवत लंबा तरीका भी हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है कि हमें जल्दी से इसका उत्तर प्राप्त करना है। तो ऐसे हल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ए का मान नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि कई फार्मूले में आते हैं जाते हैं। हम यहाँ पे करने ये वाले हैं कि वैल्यूज़ यहाँ पे उठा के रखेंगे, कोई भी मान ऐसे उठा के रख देते हैं। जैसे पहला विकल्प अगर हम 0 रखेंगे तो यहाँ पे ए का मान अगर 0 रखेंगे तो 2 0 में 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान 0 होता है तो यहाँ पे 0 हो गया। यहाँ पे साइन 0 का मान, यहाँ पे एक ही जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, और 2 और 0 गुणा 2 0 मिल जाएगा, यानी दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं 0 पर, तो ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। 30 रखने पर क्या होगा, 30 दुनी यहाँ पे 60 हो गया, और साइन 60 का मान होता है कितना, √3/2 होता है। और वही 30 अगर यहाँ पे रखा जाएगा, साइन 30 का मान हो जाता है 1/2 हो जाता है, और इसके साथ 2 का गुणा हुआ है, तो 2 से गुणा करके ये देखिए भैया ये दोनों बराबर नहीं हो पाते हैं, सिचुएशन यहाँ पे बराबर नहीं है। ऐसे ही अगर 45 रखेंगे, 45 दूनी 90, साइन 90 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे तो 1 मिल जाएगा, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, और इसका काट करके वो 1, तो इससे 2 से गुणा करके तो 1 के बराबर तो आने से रहा। तो हर एक स्थिति में आपको मान नहीं मिल रहा है, केवल 0 पर ही दोनों पक्ष बराबर हो पाए हैं, क्योंकि साइन देखिए यहाँ पे 2a है, 0 रखा तो 2 और 0 का गुणा 0 हो जाएगा, यानी साइन 0 का मान 0 आ गया, और यहाँ पे साइन 0 का मान 0 हो गया, और 0 को 2 में गुणा करेंगे तब पर भी 0 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपका पहला वाला विकल्प जो है 0 अंश वो सही जवाब है। तो इस प्रश्न को ऐसे ही आपको करना होगा, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं इस प्रश्न की, जो ग नंबर प्रश्न है। घ नंबर कहा गया है कि 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य। अब यहाँ पे करने के तरीके तो ये भी हैं कि हम 2 से 12 तक की सभी विषम संख्याएं जैसे कि 3, 5 हैं सब लिखते चले जाएं, पर एक करने का दूसरा तरीका भी होता है जो स्मार्ट तरीका होता है, ताकि अच्छे से और जल्दी से उत्तर मिल जाए। तो 2 से बड़ी जो गिनती होती है, 2 से 12 के बीच में पूछ रहे हैं, तो 2 से बड़ा जो विषम होता है वो होता है 3, और 12 से छोटा जो विषम होता है आखिरी वाला होता है 11। इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग कर दो, समांतर माध्य मिल जाएगा। 11 और 13 जोड़ने पर 14 होता है, 2 से भाग कर दिया तो 7 मिल गया। यही हमारा समांतर माध्य रहने वाला है इस प्रश्न के लिए। हालांकि आप जोड़ करके भी पदों को योग बटे पदों की संख्या कर सकते हो सभी पदों को लिख करके, पर हमने इसमें स्मार्ट तरीका लगाया है ताकि उत्तर जल्दी और सटीक मिले। और अगला प्रश्न है कि सभी वर्ग होते हैं समान होते हैं, तो समान होने से बात नहीं है। सर्वांगसम होता है, सर्वांगसम नहीं। सभी त्रिभुज समरूप, सभी वर्ग सर्वांगसम नहीं होते हैं। 1 और 2 दोनों होने की कोनो चांस नहीं है, इनमें से कोई नहीं। यही हमारा सही जवाब होगा। कारण क्या है कि सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यहाँ पे समरूप नहीं लिखा गया है, समान के लिए लिखा गया है। तो समान अगर हम कहा जाए तो क्या समान हो सकता है कोई उत्तर, तो पहले का ग, यहाँ पे चौथा वाला किसका
अंगा की बात कर रहे थे, अंगा का पहला दिया गया है, यानी समान होने का सही कह रहा है। तो चलो भैया यहाँ पे हम मान लेते हैं कि समान होते हैं। समान का मतलब होता है समरूप, समरूप होता है। आपको ये भी याद रखने की अब ज़रूरत पड़ गई है कि देखिए भाई समरूप मतलब समान होता है। दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समान होंगे या फिर समरूप होंगे। समरूप और समान दोनों एक ही चीज़ होते हैं, ये मुझे नहीं ज्ञात था, इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी हमने गलती कर रही। ओके दोस्तों, तो 4 नंबर प्रश्न आ चुका है। यहाँ पे कहा गया है कि एक्स अक्ष पर स्थित बिंदुओं से समदूरस्थ के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई भी बिंदु अगर एक्स अक्ष पे स्थित होता है तो एक्स पे उस पर कुछ वैल्यू होती है और वाई की वैल्यू वो 0 होता है, तो एक्स कॉमन 0 हो रहा है। और अगर इसकी इससे दूरी ली जाएगी तो अंडर रूट तो नहीं लिया जाएगा, लेकिन 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 होल स्क्वायर बराबर, इससे इसकी दूरी दे रहे हैं तो x माइनस या फिर -2 माइनस एक्स या फिर x माइनस 2 ले लेते हैं। तो x माइनस 2 लेंगे तो +2 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 होल स्क्वायर। तो ये एक सूत्र बन चुका है। यहाँ पे देखेंगे वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4 प्लस हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 2 दूनी 4x माइनस 4x और प्लस -5 ही बचा रहेगा, 5 का वर्ग करेंगे यहाँ पे 25 हो जाएगा बराबर। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है प्लस 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4x हो जाएगा और यहाँ पे -9 का वर्ग 9 9 81 मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर कट रहा है और ये 4x इधर आके जुड़ जाएगा तो -8x दिखाई देगा और यहाँ पे 81 4 हो जाएगा 85 और ये 25 और 4 मिलकर के हो जाता है कितना 29 29 घटाना करेंगे 15 में से 9 घटाने पे कितना मिल जाता है 6 और 7 में से 2 घटाने पर 5 और यहाँ पे -8x है और 8 7 56 होता है, 7 मिल जाएगा। x बराबर -7 दिखाई दे रहा है, x बराबर -7 दिखाई दे रहा है। तो आप कह सकते हैं -7 कॉमन 0 जो हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा और बी वाला विकल्प हमारा सही है। तो अब हम पहुंच चुके हैं प्रश्न संख्या दूसरे पे देखेंगे कहा गया है कि इन समीकरणों को हल कीजिए। मतलब दूसरे का वाला जो प्रश्न है वो कहा गया है कि x माइनस 1/x बराबर 0 को हल कीजिए। तो इसे कैसे किया जाएगा, यहाँ पे देखिए एलसीएम लेना होगा। मतलब x बटे 1 1/x है, इन दोनों का एलसीएम अपना x हो जाएगा, इसका इधर गुणा हो गया एक्स स्क्वायर, इसका गुणा हो गया इधर 1 बराबर हो गया 0। इस x का 0 में गुणा हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर -1 बराबर 0 मिल जाएगा। तो x बराबर 1 को उधर भेज देंगे 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर, और x बराबर +- हो जाएगा और x की वैल्यू मिल जाएगी +-1। तो यही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए, जो कि बहुत ही शानदार उत्तर रहा और अच्छे से जल्दी से आ भी गया। अगला जो प्रश्न है ख नंबर प्रश्न, tan 26 अंश अपॉन cot 64 का मान, जिसका मान आ गया इसका उत्तर आ रहा है 1। देखिए लिखा है tan 26 अंश अपॉन cot 64 अंश, ठीक है। इसका मान क्या होगा, tan 26 cot 64। तो 26 और 64 हैं एक दूसरे के पूरक, इन दोनों का योगफल करने पर होता है 90। ऐसी स्थिति में आपको किसी एक को बदल देना है। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं tan 90 माइनस 64 लिख रहे हैं। 90 में 64 घटाने पर 26 मिलता है और नीचे cot 64 रहने दीजिए। ऊपर tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cot थीटा, यानी कि cot 64 हो जाएगा। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा चूँकि tan 90 माइनस
थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। ये हमने यहाँ पे प्रयोग किया और नीचे कॉट थीटा है, कॉट 64 है, ये कट गया और कितना मिल गया आपको, 1 मिल गया। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रश्न के लिए आंसर मिल चुका है। अगला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। क्या कहा गया है ग नंबर प्रश्न में कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात दिया गया है। भुजाओं का अनुपात दिया गया है, इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पे दिया गया है समरूप त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात। भुजाओं का अनुपात दिया गया है, वो है 4:9। जैसा दिया है वैसे लिख लिया। त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो यहाँ पे चूंकि त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है भैया, उनकी संगत भुजाओं के, उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे हमसे पूछ रहा है त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। त्रिभुज 1 का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज 2 का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज 1 की भुजा बटे त्रिभुज 2 की भुजा का वर्ग। त्रिभुज 1 की भुजा 4:9 के अनुपात में है, इनका वर्ग करेंगे 4 चौके 16, 9 9 81। तो अनुपात क्या मिल जाएगा, 16:81 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें मिल गया है। ठीक है, अनुपात मिल गया 16:81। आप इस प्रश्न को ऐसे कर देंगे और ये एकदम सही हो जाएगा। ओके, तो बढ़िया रहा, ये प्रश्न खत्म हुआ। अब दूसरे के घ नंबर प्रश्न में पहुंच चुके हैं। कहा गया है कि 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य है दिया गया है 45.6 किलोग्राम। उनके भारों का योगफल ज्ञात कीजिए। भाई बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यहाँ पे देखेंगे घ नंबर प्रश्न डाल रहे हैं। दिया गया है 10 व्यक्तियों के भारों का समांतर माध्य क्या दिया गया है, समांतर माध्य दिया गया है वो 45.6 किलोग्राम दिया गया है। क्या दिया गया है, 45.6 किलोग्राम दिया गया है। तो भैया यहाँ पे सूत्र लिखते हैं, समांतर माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। यह सिंपल सा फॉर्मूला लगता है। हमसे पूछ रहा है कि उनके भारों का योगफल, तो भारों का योगफल बराबर होता है समांतर माध्य गुणित पदों की संख्या। बस इतना समय करना होगा। तो समांतर माध्य दिया गया है 45.6, पदों की संख्या दी गई है 10 व्यक्तियों का भार था, गुणा कर दिया 456 किलोग्राम मिल गया। ये आंसर है। प्रश्न इतना सा करना था। बाकी सब फुटेज के लिए, यानी कि कहाँ से हम कर रहे हैं, चीज़ों को कैसे कर रहे हैं,
वो सब लाने के लिए यहाँ पे लिखा था। बाकी आंसर तो बस इतना छोटा सा था कि हमने पहले ही देख करके बता दिया था, कि समझ लिया था कि इतना ही करना, 10 से गुणा कर देना है और हो गया आपका जो इनके भारों का योगफल है। बहुत ही आसान प्रश्न था। सो इसी प्रकार से आपका ये दूसरा प्रश्न पूरी तरीके से समाप्त होता है। तो दूसरे प्रश्न में आपने चारों क्वेश्चन देख लिए। अब तीसरे प्रश्न की बारी आ जाती है, जहाँ पे प्रश्न भी क्या है, बहुत ही प्यारे हैं। और यहाँ पे दिया गया है तीसरे का क्या देखने को मिलता है, कहा गया है एक समीकरण है। हमें एक समीकरण दिया गया है, समीकरण में है x² - 7x और +12 बराबर 0। इसके मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करना है। तो माना मूल इसके क्या है, वो अल्फा तथा बीटा है, तब मूलों का योगफल क्या होता है भैया, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a होता है। माइनस लग जाएगा, b की जगह अपना ये दिखाई दे रहा है -7/a मतलब 1, तो ये हो जाएगा 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/1। और हमें चाहिए अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल, जो कि होता है c/a। ठीक है, तो c/c मतलब क्या है, 12/a मतलब यही हो गया। बस इतना सा करना है। अब आ जाता है व्युत्क्रमों, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल। तो यहाँ पे भाई समझा है मूलों के व्युत्क्रम का योग। तो मूलों के व्युत्क्रम का योग का मतलब होता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। व्युत्क्रम होता है उल्टा करना। अब इनका योगफल देखिए, नीचे वाले का गुणा अल्फा बीटा हो जाएगा, बीटा का उधर गुणा बीटा, अल्फा का उधर गुणा अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। चीज़ों को रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान मिला था 7/1, तो यानी कि 7 मिला था, तो ऊपर हमने 7 रख दिया। अल्फा बीटा का मान मिला था 12, यानी कि हमने यहाँ पे 12 रख दिया। और बस यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रश्न के लिए यही हमारा आंसर हो गया, और कुछ भी हमको नहीं करना है। तीसरे का ख नंबर प्रश्न में पहुंच चुके हैं। यहाँ पे कहा गया कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मासा ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं करना है इस प्रश्न को हल करने के लिए। 96 है और 404 है। भाई तीसरे का ख नंबर प्रश्न है, आपको दिया गया है 96, और पहले तो 96 लिख लेते हैं, और ये हमारे पास 404 भी है। इनका मासा याद करना है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 96 2 से कट रहा है, 2 चौके 8, 2 8 16, 48 96, 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 से काट दिया 12 दूनी 24, 2 से काट दिया तो 2 छंग 12, 2 से काट दिया 2 3 6, 3 से काट दिया 1। यहाँ पे मिल गया 2 की घाते कितनी 5, 2 की घाते 5 गुणते 3, और 404 की बारी आ जाती है 404। तो भाई 4 से 2 से कटता है 2 0 और 2 आ जाएगा, 2 से कट जाएगा 1 0 1 मिल जाएगा, और ये 101 और किसी से कटता नहीं है, तो ये 2 की घाते 2 गुणते 101 प्राप्त होगा। और अगर मासा की बात की जाए तो इसमें जो चर गिनतियाँ मिल रही हैं उसके जो भी हमें अंक मिल रहे हैं, गिनतियाँ मिल रही है, उसकी जो न्यूनतम घात होती है, छोटी घात होती है, वही हमारा मासा होती है। यानी 2 की घाते 2 हमारा मासा हो जाएगी, और 2 दूनी 4 हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को करना है, और बस वही प्रश्न हो गया समाप्त इसका, और कुछ करना भी नहीं है। और अगले प्रश्न पे हम पहुंच ही चुके हैं। तीसरे का ग नंबर प्रश्न हमसे कहा गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु का आधार का व्यास दिया गया है। तो एक लंबवृत्तीय शंकु है, कहा जाएगा कि शंकु के आधार का व्यास दिया गया है, जो कि है 21 सेंटीमीटर। हमको त्रिज्या की ज़रूरत पड़ती है, तो त्रिज्या बराबर हो गया 21/2 सेंटीमीटर।
हालांकि यहाँ पे डेसिमल में बदला जा सकता है, लेकिन इसको यही रहने देते हैं। तिर्यक ऊंचाई दी गई है। तिर्यक ऊंचाई क्या है? तिर्यक ऊंचाई वो दी गई है 13.5 सेंटीमीटर, और इसका संपूर्ण पृष्ठ पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? देखिए पाई आर एल, ये जो वक्र पृष्ठ होता है, प्लस पाई आर स्क्वायर जो आधार का क्षेत्रफल होता है। शंकु कैसी आकृति होती है? शंकु बहुत प्यारी सी ऐसी एक जोकर की टोपी वाली आकृति होती है। वक्र पृष्ठ पाई आर एल और आधार जो है पाई आर स्क्वायर, इन्हीं का योगफल से संपूर्ण पृष्ठ बनता है। पाई आर कॉमन ले लेते हैं, फार्मूला लिख रहे हैं भैया, आपको आर प्लस एल मिल जाएगा, आर प्लस एल मिल जाएगा, ये फार्मूला हो जाता है। अब यहाँ पे हमको समझ में आ रहा है, चूँकि ये डेसिमल में दिया गया, क्यों ना इसको भी हम डेसिमल में ही रख दें ताकि यहाँ पे रखते हुए आसानी रहे। तो 21 का आधा हो जाएगा 10.5, 10.5, 10 का दुगुना 20, हाँ ठीक है, 10.5 सेंटीमीटर होगा। तो चीज़ों को यहाँ पे रख देते हैं। देखिए पाई की वैल्यू रखी जाए 22/7, आर की वैल्यू अपना यहाँ पे ये जो 21/2 है वो रख सकते हैं, और आर का मान यहाँ पे 10.5 यहाँ पे रख सकते हैं। एल का मान अपना ये मिला था, तिर्यक ऊंचाई जो है वो एल बराबर होती है, त्रिज्या आर बराबर होती है। तो 13.5 यहाँ पे रख लेते हैं, जो जहाँ पे जैसा मिल रहा है हमने वैसा रखा। 7 त्रिक 21 हो रहा है, 2 से काटने पर 11 मिल रहा है, 11 तिहाई 33 यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। इन दोनों को जोड़ेंगे 13 10 23 हो जाएगा, और 0.5 वाली गिनती है वो जुड़ जाएगी, 1 हो जाएगा, और आपको मिल जाएगा 23 1 24। तो यहाँ पे 24.0 मिल जाएगा, या फिर हम बेसिकली 24 भी कह सकते हैं, इसे कोई दिक्कत नहीं है। और इनके गुणनफल के बराबर ही हमारा उत्तर आने वाला है। तो हमारे पास है 24, उसको 33 से गुणा करना है, तो गुणा कर लेते भी। 3 चौके 12, हाथ से लगे 1, 3 दूने 6 1 7, 72 आ रहा है। 3 से फिर से गुणा करेंगे तो फिर से 72 आएगा, और ये 2 हो जाएगा, 7 2 9 हो रहा है, और ये 7 हो रहा है, यानी 792 आप कह सकते हैं कि आपको उत्तर के रूप में प्राप्त हो रहा है। और यही बस आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका उत्तर हो जाएगा, और इसमें कुछ करने की ज़रूरत तो नहीं महसूस होती है, और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या देखें तीसरे का घ वाला प्रश्न है। कहा गया है कि चित्र में PS/QS, PS/QSQ बराबर PT/TR तथा ये जो दो ठीक कोण दिए गए हैं वो बराबर हैं, तब सिद्ध कीजिए कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या दिया गया है वो उठाते हैं, पहले समझते हैं। तो भैया सवाल नंबर है तीसरे का घ, और एक चित्र दिया गया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, बनाएंगे। P है, Q है, R है, यहाँ वाला कोण इसके बराबर है, S है और T है। दिया है कि भैया हमको क्या दिया है, PS/SQ बराबर PT/TR दिया है, और कोण PST बराबर कोण PRQ दिया गया है। सिद्ध करना है, वो भी लिख लेते हैं, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ये त्रिभुज, देखेंगे ये वाला जो त्रिभुज बना है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा सिद्ध करना है। त्रिभुज PQR समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो शुरुआत यहाँ से करेंगे कि भैया यहाँ पे PS/SQ बराबर PT/TR दिया है, तो भुजाओं का अनुपात तो बराबर दिया है, तो ये थेल्स प्रमेय के विलोम से, ठीक।
तो शुरुआत यहाँ पे करेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर, ये दिया है तब थेल्स प्रमेय या फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, थेल्स प्रमेय के विलोम से ये काम करेंगे। थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएंगे, रेखाएं समांतर हो जाएंगी। एस टी समांतर क्यू आर, ये क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगे। एस टी और क्यू आर समांतर हो जाएंगे और यहाँ पे जो कोण बना है इसके बराबर होने लगेगा। तब यहाँ पे पी एस टी, कोण पी एस टी बराबर कोण पी क्यू आर, भाई ये होने लगेगा पी क्यू आर, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एक चीज दिया गया था, एक ये कोण बराबर था, ये दोनों कोण बराबर थे, इसको हम कह सकते हैं समीकरण 1 दिया था। और अभी जो हमने किया है वो समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों में बेसिकली हो क्या रहा है कि ये वाला कोण इसके बराबर दिया था, इसके बराबर हमने सिद्ध कर दिया है, तो ये दोनों कोण आपस में हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ पे लिखने वाले हैं ये कि तब समीकरण 1 व 2 से हमारे पास जो कोण मिले हैं, ये वाला कोण पी क्यू आर और ये वाला कोण पी आर क्यू बराबर हो जाएंगे। तो भैया कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू हो जाएंगे, ये दोनों हो गए बराबर। और किसी त्रिभुज के अगर दो कोण बराबर हो जाते हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे तब इसके जो सम्मुख भुजाएं हैं वो हैं पी क्यू और पी आर, वो बराबर होंगी। पी क्यू बराबर पी आर, कारण क्या है, बराबर कोण के सम्मुख भुजा बराबर होती हैं। बराबर कोण के की सम्मुख भुजा है, की सम्मुख भुजाएं, ऐसा लिख देंगे। बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं होने की वजह से ये कोण बराबर थे, तो ये भुजाएं बराबर होने लगी। अतः त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज पी क्यू आर चल रहा था, पी क्यू आर में हमको क्या मिलने लगा, पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर है, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ में आ रही बात। तो ये प्रश्न ऐसे चलने वाला है, अर्थात एक बार को समझ लीजिए कि पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर था दिया गया, तो हम कहेंगे थेल्स प्रमेय के विलोम से ये दोनों रेखाएं हो जाएंगे समांतर। रेखाएं समांतर हो गए तो ये वाला कोण इसके हो गया संगत, कोण बराबर हो जाएगा। ये वाला कोण इसके बराबर पहले से दिया गया था, ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, तो ये आपस में बराबर हो गए। जब किसी त्रिभुज के दो कोण जो हैं वो बराबर हो रहे हैं तो उसके सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। और जब ये बराबर हो जाती है तो कोई भी त्रिभुज, अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो गई हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा ही। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा सिद्ध करना था और ये सिद्ध हो गया है। तो कोई समस्या नहीं। चौथे प्रश्न पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि चौथे का नंबर प्रश्न है, क्या कहा गया है कि यदि cos A बराबर होता है √3/2 हो तो sin 2A का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ करना थोड़ी ना इसमें लग रहा है। देखिए भैया यहाँ पे क्या है कि cos A भाई cos में √3/2 किसका मान होता है, तो cos में ये मान होता है sin cos 30 का, तो ये cos 30 अंश,
यहाँ पे लिख दो, जो कि cos 30 अंश बराबर होता है √3/2, ये होता है। और ये याद करने वाली चीज़ है, cos से cos कैंसिल हो गया, a बराबर क्या मिल गया, 30 अंश मिल गया। और तब sin 2a का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे तब sin 2a बराबर sin 2 गुणित 30 बराबर sin 60 अंश। और sin 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है। तो आंसर मिल गया √3/2। तो इस प्रश्न के लिए आंसर मिल गया। समझ में आ गई बात, खत्म हो गई बात, कुछ ही नहीं करना था, हो गया खत्म। अगला आ जाता है चौथे का खा, कहा गया है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। फिर वही बात, एक बहुत प्यारी सी सवाल है, लंबी से जाने वाली है, और आप जानते हैं कि इसमें क्या करना होता है। करना तो कुछ होता ही नहीं है, बस हमको लिखते चले जाना होता है, लिखने चले जाना होता है, रुकने का कोई नामो निशान नहीं होता है। तो कैसे करना है देखेंगे। अभी इस प्रश्न का उत्तर हमें एक जगह देखने को मिल रहा था, हमने कहा क्या लिखा जाए, आखिरकार इसमें कुछ होता तो है नहीं, कुछ लंबा तो हल करना होता है नहीं, बस लिखना होता है। तो सवाल ऐसे हल की जाती है। यहाँ पे लिखा जाता है, माना 3√2 एक परिमेय संख्या है जिसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पे a और b सहअभाज्य संख्याएं हैं और b डज नॉट इक्वल टू 0। इतना तो लिख दिया। फिर इसी गिनती 3√2 को a/b के बराबर किया और इस 3 को नीचे भेज दिया, यानी √2 बराबर a/3b मिल गया। बस इतना सा काम करना होता है। अब चूंकि यहाँ 3a और b पूर्णांक है, इसलिए ये जो पार्ट मिला है a/3b एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसके बराबर जो दिखाई दे रहा है √2, इसलिए √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। परंतु यह इस तथ्य का विरोधाभास है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हमारी परिकल्पना गलत है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना सा हमें लिख देना होता है। तो अगला जो प्रश्न है, देखिए चौथे का ग नंबर प्रश्न जो है ये थोड़ा सा अलग है, नया पहली बार मिला है किसी एग्जाम में। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, इसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई तो सेम एक शीर्षलंब की लंबाई के बराबर ही होगी, जितना एक की होगी उतना सभी की होगी। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें करना कुछ ज़्यादा विशेष है नहीं, शुरुआत यहाँ से करनी है। भैया चौथे का ग नंबर प्रश्न है, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा वो दी गई है 2a, इतना दिया गया है। अब ऐसे हमको बना देना है उसका चित्र कि हमारे पास जो समबाहु त्रिभुज है वो ऐसा है, इसका नाम A है, B है, C है, यहाँ से शीर्षलंब डाला गया है और ये गंदा चित्र बना है। तो ये 2a है, यहाँ पे देखिए ये A और ये A होने वाला है। ओके भाई, यहाँ पे हमने किया क्या है, अगर यहाँ पे A लिख देते हैं, यहाँ पे B, यहाँ पे C लिख देते हैं तो सबसे बेहतर व्यवस्था रहती है। यहाँ पे D लेकर गया तो भाई शीर्षलंब AD, यहाँ पर रचना करनी पड़ती है। रचना शीर्षलंब AD खींचा। AD खींचने के बाद होता ये है कि AD जब हमने रचना की है तो इधर 90 इधर 90 तो बन गया। 90 बनने के बाद ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम। किस हिसाब से, RHS से। ठीक है, RHS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज ADB, त्रिभुज ADB सर्वांग सम हो जाएंगे त्रिभुज ADC के, त्रिभुज ADC के। क्यों सर्वांग सम हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों त्रिभुजों में एक भुजा ये वाली बराबर है, एक 90 अंश का कोण बराबर है, एक उभयनिष्ठ भुजा कॉमन है। तो
तीन चीजें जब बराबर हो गई और उसमें RHS कैसे, RHS मतलब 90 अंश, राइट एंगल 90 अंश, H माने हाइपोटेनियस कर्ण बराबर है, S यानी कि एक साइड बराबर है। तो RHS सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांगसम। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए हैं तो हमको AD की वैल्यू तो निकालनी ही है। तो ये अपना जो होगा BD और DC जो होंगे बराबर हो जाएंगे। तो हमारा BD बराबर हो जाएगा DC के, जो कि BC का आधा हो जाएगा, और BC है अपना 2A, तो उसका आधा हो जाएगा कितना, A। इस वजह से हमने यहाँ पे दोनों को AA लिया है। अब हमको चाहिए AD की लंबाई, ठीक है, AD की लंबाई है तो ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज ADC में हमको चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लग रहा है, ये AC अपना कर्ण है, तो AC स्क्वायर बराबर लंब है AD, ठीक है, AD स्क्वायर प्लस आधार है DC, तो DC स्क्वायर लग रहा है। AC का मान हमको मिल गया था 2A, तो इसका वर्ग हो गया, बराबर AD का मान तो हमको निकालना ही है, और प्लस DC का AD स्क्वायर, DC का मान हमको मिल चुका है A, ठीक है, उसका स्क्वायर बन जाएगा 2 दूनी 4, A स्क्वायर है बराबर यहाँ पे AD स्क्वायर है, और ये प्लस A स्क्वायर है, इसको उधर भेजा जाएगा तो हमको मिल जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, और हम कह सकते हैं कि AD स्क्वायर बराबर मिल रहा है 3A स्क्वायर, और AD बराबर हम निकालना चाहें तो √3A स्क्वायर मिल जाएगा। A स्क्वायर का वर्गमूल मिल जाता है तो ये √3A मिलता है AD का मान। तो अतः सभी शीर्षलंब की लंबाई √3A होगी, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है, होगी। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। हालांकि ये वाला पार्ट नीचे ही लिखते जाइएगा, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करनी है जिसका आधार 8 सेंटीमीटर, ठीक है, आधार 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। तो भाई त्रिभुज पूरा डिटेल सवाल तो उतार लेंगे, और हम बस यहाँ पे आधार लिखने वाले हैं 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई लिखने वाले हैं 4 सेंटीमीटर। तो इसकी रचना कैसे की गई होगी, तो बहुत आसान सा रहने वाला है तरीका। भाई पटरी उठाया और हमने बना दिया यहाँ पे कितना, आधार जो 8 है वो बना दिया, ठीक। तो ऐसा रखा, ये 0 से शुरू किया, 8 पे आके ख़त्म हो गया, ओके। तो ये तो हो गया आधार, हम चाहे तो इसका नाम AB रख सकते हैं, हो गया। और हमको यहाँ पे इसका ऊंचाई लेना है, ऊंचाई। तो ऊंचाई के लिए हमें गोला प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी, और वो क्या होता है, लंब होना चाहिए। तो कैसे किया जाएगा, तो इसका लंब समद्विभाजक खींचना होता है। तो लंब समद्विभाजक कैसे खींचेंगे, गोला प्रकार लिया, आधे से अधिक दूरी ली और ऊपर की ओर काटा, बहुत ज़्यादा ही हो गया, ऊपर की ओर काटा, नीचे की ओर काटा, इस वाले बिंदु पे रखा, ऊपर की ओर काटा, नीचे की ओर काटा, बस काम हो गया। गोला प्रकार का काम अभी यहाँ पे तो हो गया ख़त्म। और क्या करना है कि यहाँ से रख करके इसे से मिला देना है, मिला दिया तो ये शीर्षलंब खिंचा गया। अब हमको ऊंचाई कितनी लेनी है, 4, यही ऊंचाई यहाँ पे 4 होगी। आप चाहे तो पटरी से ले सकते हैं, ठीक है, ये रहा और ये 4 सेंटीमीटर हो गया, तो हम 0 वाले पे निशान लगा लेते हैं। तो यही हो गया अपना ऊंचाई। और अब इस ऊंचाई के मिल जाने के बाद इसको यहाँ पे मिला दीजिए, मिल गया, इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये रही, मिल गई भाई। और ये त्रिभुज की रचना हो चुकी है। यहाँ पे C कह दिया, ये 4 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गई और ये 8 सेंटीमीटर क्या हो गई, आधार हो गए। अब यहाँ पे केवल रचना करना काम की बात नहीं होती है, ठीक है।
यहाँ पे पहले तो इसको हम एक ले लेते हैं डी के रूप में। तो यहाँ पे केवल रचना करना ही काम का नहीं होता है, रचना पद भी लिखना होता है। रचना पद या फिर रचना के चरण लिखना होता है। तो पहले बात तो ए बी बराबर 8 सेमी खींचा है, सबसे पहले तो ये काम किया है। और ए बी का लंबवर्धक खींचा, दूसरा काम किया है ए बी का लंबवर्धक खींचा जो ए बी को डी पर काटता है। और यहाँ पे तीसरा वाला काम किया है लंबवर्धक पर एक बिंदु सी इस प्रकार लिया कि DC बराबर 4 सेंटीमीटर, जो कि ऊंचाई हो गई। और आखिरी में क्या किया है, AC तथा BC को मिलाने से क्या मिल गया, प्राप्त त्रिभुज ABC ही अभीष्ट त्रिभुज है। ऐसा हो गया इस प्रश्न का उत्तर। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है जो इस प्रश्न के लिए होनी है। अब प्रश्न संख्या 5 पर आप पहुँचे गए और 5 के का नंबर प्रश्न को हम करने वाले हैं। क्या है प्रश्न में, आइए देखते हैं। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 दिया गया है। इस प्रश्न को करने के लिए हमें मानना होगा कि पहला पूर्णांक क्या है। पहला पूर्णांक हम मान लेते हैं x है। दूसरा पूर्णांक क्या है, दूसरा पूर्णांक हम x + 1 मानेंगे क्योंकि क्रमागत है और अगली गिनती आने वाली है। अब इसके आधार पर हमें चूंकि वर्गों का योगफल दिया है, इनके वर्गों का योग बराबर 365 दिया है। ऐसी स्थिति में हम किताब को बगल रख देंगे और बस यहीं पर देखेंगे x² यानी पहली गिनती का वर्ग प्लस दूसरी गिनती यानी x + 1 का स्क्वायर, और इन्हीं दोनों का योगफल तो 365 है। और अब क्या करें, कुछ भी नहीं, x² प्लस x + 1 होल स्क्वायर। जो भी बच्चे इस चीज़ को करने के लिए संकोचवश कह रहे हों कि सर ये नहीं आता है, तो उनको बस मैं क्या ही बताऊं भाई, क्योंकि आजकल जिन बच्चों से हमारा पाला पड़ा है वो x + 1 होल स्क्वायर को बड़े आदर भाव से देखते हैं कि कभी इसको करना हुआ तो ऐसे कहते हैं कि भाई इसको भी करना है सर। भाई इसके अलावा और कर ही क्या सकते हो, कर सकते हो x² + 1² + 2 × x × 1। इसके अतिरिक्त इस पूरे प्रश्न में अगली लाइन में कुछ करने योग्य है ही नहीं। अब 365 कर सकते हो, x² जुड़ करके x² 2x² हो जाए। इसके अतिरिक्त कुछ भी करने योग्य है? हाँ है सर, कि 2 × 2x लिख सकते हैं। चलो बालक लिख दिए, अच्छी बात है, बालिकाएं भी। +1 का स्क्वायर मतलब 1 होता है। 365 को इधर भेज दो भाई, वहाँ अकेले व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे आओ, हम तुम्हें घटाते हैं।
एक में से 365 घटाना मतलब बड़ी नाइंसाफ़ी है। तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, एक में 365 घटाना माइनस 364 प्राप्त करना। और अब ये सभी गिनतियाँ कट रही हैं 2 से, तो काट के ख़त्म करो ना। ये 2 एकम 2, ये और ये करके दिखाओ। 2 एकम 2, 2 और 16, 2 चौके नहीं 2 2 नहीं है 4, ये करके दिखाओ भाई, तो समझ में आए ना बात। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 कट चुका है, एक्स बचा है माइनस 182 मिला है। अब बराबर 0, गुणा करने पे 182 मिल जाए, जोड़ने पर या फिर घटाने पर एक मिल जाए, ऐसी कोई गिनती प्राप्त करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। 182 को लिखना होता है और इसका गुणनखंड कर देना होता है। और 2 9 18, 2 1 2 और 13 से 91 होता है। 7 से काट देंगे तो 13 मिल जाएगा। 7 2 नहीं है 14 और 13, 14 में से 13 गया, 1 मिल गया। 14 और 13 का गुणा 182 मिल गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस बड़ी गिनती यानी 14x आगे माइनस 13x पीछे माइनस 182 बराबर 0। x कॉमन लिया, x प्लस 14 हो गया, माइनस 13 कॉमन लिया, x प्लस 14 हो गया। x प्लस 14 यह और कॉमन लिया और x माइनस 13 वह और बच गया। x प्लस 14 बराबर 0 किया यहाँ पे, तो x बराबर माइनस 14 पाया, जो कि अमान्य है। कारण यही है कि यहाँ पे धन पूर्णांक हमको लेना था और ऋण पूर्णांक तो हम प्रयोग करेंगे नहीं। और x माइनस 13 बराबर 0 किया तो x बराबर 13 प्राप्त हो गया, जो कि मान्य हो गया। तो हम कह देंगे पहली संख्या हमारी कितनी है, पहली संख्या है कितना 13, और दूसरी संख्या कितनी है भैया, दूसरी संख्या तो 13 प्लस 1 ना, इतने तो माने थे, तो 14। तो उत्तर मिलेगा 13 और 14। तो पहले प्रश्न का जवाब मिल गया है। अगले प्रश्न पे हम चल सके थे। और अगला प्रश्न क्या है, अरे खसक भाई, तो 5वें का ख नंबर देखा था, क्या देखा था भैया, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात पे विभाजित करता है। तो अब यहाँ पे करना कुछ है नहीं, माना बिंदु x, y बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। अच्छा, ये हम क्यों लिख रहे हैं, विभाजित करता है, हालांकि हमें लिखना नहीं चाहिए था, कोई मतलब नहीं है इसको लिखने का, कोई औचित्य इससे मिल नहीं रहा है, कोई भी बहुत बड़ा जो कष्ट है वो दूर नहीं हो रहा है। हम प्रश्नों को उतार के ऐसा चित्र बना के रख सकते थे, -1, 7 रख देते हैं और 4, -3 रख देते हैं, बीचों में x, y लिख देते हैं और 2:3 रख देते, बस। ये x1 है, y1 है और x2 है, y2 है। ये m1 हो गया, ये m2 हो गया। अब इस x का निर्देशांक मिलेगा कैसे, वो मिलेगा भैया ऐसे, x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 से मिलेगा। चीज़ें रखेंगे, x1 है -1 गुणते m2 है 3 प्लस x2 है 4 गुणते m1 है 2 बट्टा
3 + 2 मतलब 2 + 3 यही रहेगा। 3 का नाम 3 - 3 होता है और 4 दूनी 8, 4 दूनी क्या है 8 हो रहा है यहाँ पे। और नीचे क्या है ये 5 है। 8 में से 3 गया 5/5 बराबर का मिल गया 1 मिल गया। ये तो हो गया x की वैल्यू। अब y निकाल लो भैया। y बराबर होता है y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2 रख देते हैं। देखो y1 है 7, 7 गुणते m2 मतलब 3 प्लस y2 है -3 गुणते x2 मतलब m2 मतलब नहीं सॉरी m1 मतलब 2। ठीक है 2 + 3 रखे हैं। 7 तरीक कितना होता है 21 होता है और 3 दूनी 6 - 6 हो रहा है। अब बट्टे 5 तो है ही। 21 में से 6 घटाए तो 15 मिला। अब 5 से भाग किया तो कितना मिल गया 3, यहाँ पे 3 मिल गया। अतः अभीष्ट बिंदु यानी जिस बिंदु की रिक्वायर्ड थी, हमें ज़रूरत थी, आवश्यक थी वो क्या मिल गया 1,3। ठीक है अभीष्ट बिंदु x, 1,3 है। बस यही होगा इस प्रश्न का उत्तर। और अब चल सकते हैं हम ग नंबर प्रश्न पे। तो भैया ग नंबर प्रश्न में देख ही लेते हैं कि क्या लिखा है। कहा गया है कि आपके पास है, यहाँ पे देखेंगे ग नंबर प्रश्न डाल देते हैं। 12 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है जिसमें थोड़ा पानी भरा है। यदि गोला पानी में पूरा डूब जाता है तो बर्तन में पानी की सतह इतना 3 सही 5/9 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो ऐसी स्थिति में तो बढ़े हुए पानी का आयतन बराबर गोले का आयतन। ठीक है। अब बेलनाकार बर्तन जो बर्तन का व्यास हमसे कहा जा रहा है तो चीज़ें पहले शुरू से समझते हैं। सबसे पहले बात तो एक गोला है, तो यहाँ पे लिखेंगे गोले का व्यास दिया गया है 12 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है। तो हम लिखेंगे गोले का व्यास बराबर 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या ले लेते हैं। त्रिज्या हो गया 12/2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ये हो गया। बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है तो भाई बेलनाकार बर्तन। अब इसका हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इसका व्यास निकालना है। तो हम मान लेते हैं माना बर्तन की त्रिज्या मान लो भैया r है, r सेंटीमीटर। और यहाँ पे बढ़े हुए जल का पानी की सतह में इतना बढ़ जाती है। तो बढ़े हुए जल की सतह बर्तन के पानी की सतह इतना सेंटीमीटर बढ़ जाती है, यानी कि जल की सतह में वृद्धि। जल की सतह में वृद्धि कितनी वृद्धि हुई है भैया, वो जो वृद्धि है हमारे लिए हाइट की तरह काम करेगी। 3 सही 5/9। तो भैया 3 सही 5/9, 9 त्रिक 27, 27 5 22, 22/9 सेंटीमीटर हम कह सकते हैं। ठीक है 9 त्रिक 27 5 32, सॉरी 32 होना चाहिए, हम 22 क्यों ले रहे हैं, हमारे जोड़ना नहीं आता। ओके 9 त्रिक 27 5 32। ओके अब आगे बात बढ़ाते हैं। तो बढ़े हुए जल का आयतन बराबर गोले का आयतन। बढ़े हुए जल का आयतन बराबर हो गया ये गोले का आयतन। अच्छा इसमें
इसका हमने चित्र तो बनाया ही नहीं, आप समझोगे कैसे? भैया इसी में से डाल दिया है गोला, ठीक है, डूब गया है, पानी थोड़ा सा ऊपर बढ़ गया है, बस यही हो रहा है सिचुएशन। तो बढ़े हुए जल का आयतन कितना हो जाएगा? ये अपना इसका हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। ये तो हो गया अपना बेलनाकार बर्तन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन क्या होता है? वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। अच्छा इसके लिए हम आर लिए हैं तो इसकी त्रिज्या को आर डैश ले लेते हैं, R1 ले लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, काट देते हैं। इसके लिए बढ़े हुए जल के आयतन जो बेलनाकार बर्तन है उसका तो आर रहने दीजिए, आर स्क्वायर। एच का मान कितना बढ़ा है? वो है 32/9 बढ़ा है, बराबर यहाँ पे 4/3 ही रहेगा, गुणते आर। इसका आर कितना है? 6 है, तो यहाँ पे रहेगा 6 × 6 काट पीट शुरू करेंगे, लेकिन फिलहाल इसको इधर भेजते हैं। तो आर स्क्वायर बराबर मिलेगा 4/3 है, गुणते 6 है, गुणते 6 है, गुणते 6, 32 नीचे आ जाएगा और ये 9 ऊपर चला जाएगा। काटते हैं, 3 × 9 आ जाता है, 4 × 8 32 आता है, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 × 9 2, 2 तिहाई 6, 3 कई फिर दिखाता है? 4 बार दिखाता है। तो आर स्क्वायर बराबर है 3 × 3 × 3 × 3। आर बराबर कह सकते हो √3 × 3 × 3 × 3। जोड़ा बन रहा है, बाहर आ जाएगा। आर बराबर 3 × 3, 3 × 9 मिल जाएगा, इतना सेंटीमीटर त्रिज्या हो जाएगी। लेकिन हमको तो व्यास पूछ रहा है। तो बेलनाकार बर्तन, बेलन का व्यास हमें ज़रूरत है, तो वो 2 × 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 सेंटीमीटर हमारा व्यास हो जाएगा, व्यास। ठीक है, आमतौर पे क्या है कि प्रश्न पूरा खत्म हो जाता है इसका, सभी लोग कर भी लेते हैं, पर आखिरी समय में त्रिज्या पूछ रहा है कि व्यास पूछ रहा है, इसमें कन्फ्यूजिया आ जाता है, मतलब कन्फ्यूजिया का भुला जाते हैं। भुलाने के बाद क्या होता है भैया कि उत्तर मिलवे नहीं करता है, कहते हैं इतनी मेहनत किए, आधा उत्तर आवत है, आधा नहीं आवत है। तो भैया इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर मिल गया। अब बहुलक की बात कर लेते हैं भैया। 5वें का घ नंबर प्रश्न है, घ से घर वाला प्रश्न है, बहुलक हमसे ज्ञात करने को कहा गया है। अब बहुलक में ज़्यादा कुछ करना होता नहीं है, तो हम सोच रहे हैं टेबल बनाए नहीं, यहीं पे निपटा दें। पहले तो बहुलक का सूत्र लिख लेते हैं भैया। बहुलक का सूत्र ये होता है L और प्लस क्या होता है F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 इंटू होता है H। ठीक है, तो L की वैल्यू बताइए, यहाँ पे सबसे बड़ा जो मान होता है वो होता है अपना F1। तो F1 जो होता है वो 8 हो गया, उसके ऊपर वाला होता है जो F0 होता है जो कि है 7, इसके नीचे वाला होता है F2 जो कि है 2, इसके सामने वाला जो होता है बहुलक वर्ग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? बहुलक वर्ग। अब ये कह सकते हो 3 से 5 जो है बहुलक वर्ग है, और निम्न सीमा जो है वो 3L की वैल्यू होती है। इनका जो डिफरेंस होता है 5 में से 3 गया 2, वो H होता है। सारी चीज़ें मिल गई तो यहाँ पर रख दो, बहुलक बराबर L का मान हमने 3 रख दिया, प्लस रखा। F1 जो है अपना क्या मिला था 8 माइनस F0 यानी कि 7 रख दिया, 2 × 8 - 7 आ जाएगा, और F2 अपना क्या है 2 है वो रख देते हैं, इंटू H का मान क्या है 2 रख दिया, तो 3। ठीक है, 3 प्लस 8 में से 7 गया, कितना मिला 1, 8 दूनी 16 हो रहा है, और 7 2 9 हो रहा है, गुणते क्या है 2 यहाँ पे है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे 3 प्लस 16 में से 9 गया, कितना मिल जाएगा 16 में से तो 9 गया होता है 7, और ये गुणते 2 हो रहा है, 2 तो ऊपर ही जाएगा। ठीक है, अब 3 प्लस 2/7 हो रहा है, तो यहाँ पे 2 में 7 से भाग करेंगे तो भैया दशमलव लग जाएगा 0, 7 दूनी 14,
और कितना बचेगा 6 डेसिमल तो लगा है, 0 बढ़ गया, 7 8 56 ऐसा कर सकते हैं। 0.28 आ रहा है, जोड़ देते हैं तो 3.28 मिल रहा है, 3.28 मिल रहा है। ये हो गया इसका उत्तर। दशमलव में इसके वैल्यू को और बढ़ाया जा सकता था, बट ठीक है, जितना मिल गया ये भी हमारा उत्तर ही है।